गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब तक हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है और वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे फिनोमिनाज की बात करेंगे जो आप डेली लाइफ में बहुत इजीली ऑब्जर्व करते होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अभी आप करके देखेंगे तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व होते हैं। वो फिनोमिना क्या है? देखिए, कई बार आपने वाटर के अंदर पेन या पेंसिल को रखा तो आप पाएंगे कि वो आपको टूटा हुआ नजर आता है, आपको वो दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। वाटर यहां तक है, यहां तक वाटर इस गिलास के अंदर है। गिलास के ऊपर अलग हिस्सा दिखाई देता है पेन का, और गिलास जो पानी है उस पानी के अंदर अलग हिस्सा दिखाई देता है पेन का। मतलब यहां दो हिस्सों में पेन बटा हुआ नजर आता है। कहने का मतलब सिंपली कि ये आपको टूटा हुआ नजर आता है। आप पेन रखिए या पेंसिल रखिए। दूसरा, जब आप इस पेन को पानी के अंदर देखेंगे, जो हिस्सा पानी के अंदर है उस हिस्से को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हिस्सा कुछ अपने साइज से बड़ा दिखता है। जो पेन का साइज है, जो मोटाई है, उस मोटाई से ज्यादा मोटाई पेन की दिखती है जब वाटर में आप देखेंगे तब। तीसरा, यहां मैंने एक कॉइन भी रखा है। ये कॉइन भी अपने साइज से कुछ बड़ा दिखता है और यहां कुछ ऊपर उठा हुआ भी दिखता है। ये यहां रखा है बॉटम पे, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो बॉटम से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और अपने साइज से भी बड़ा दिखाई देता है। ये जो सब चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, इन सब चीजों का रीजन क्या है? एक और इंटरेस्टिंग है चीज इसमें कि मान लो आपने एक वेसल लिया और उस वेसल में आपने कॉइन रखा। ध्यान रखिए कि यहां तो ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अब की बार ट्रांसपेरेंट मत लीजिए। आप कोई बॉल वगैरह ले लीजिए और उसमें आप एक कॉइन को रखिए। पहले आप उस वेसल को इस तरह से रखेंगे कि आप उस अपनी आंखों से उसे देख पाए। आप देखेंगे कि जब यहां रखा है तो मैं उसे देख पा रहा हूं। थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाइए, आप पाएंगे कि मैं यहां भी देख पा रहा हूं, वेसल को नहीं, कॉइन को जो उसके अंदर रखा है। जैसे ही आप यहां जाएंगे आप पाएंगे कि अब मैं उस कॉइन को नहीं देख पा रहा हूं, उस सिक्के को नहीं देख पा रहा हूं। आप क्या करिए, वहीं के वहीं उसको रोककर उसके अंदर पानी डाल दीजिए, वेसल के अंदर। आप पाएंगे कि पानी डालने से पहले आप उस कॉइन को यहां से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला आप यहीं से ही उस कॉइन को देख पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज हो गई है वहां पे? ये जो सब फिनोमिना है ये रिफ्रैक्शन के कारण है। इन सब के पीछे केवल एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है और वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आज से हम इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल से। रिफ्रैक्शन से पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ ही रखा है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है लेकिन मीडियम चेंज नहीं करती है। जो बाउंसिंग बैक थी लाइट की वो सेम मीडियम में थी। जब वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी तो जिस मीडियम से आ रही थी लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो मीडियम तो चेंज नहीं कर रही लेकिन पाथ चेंज कर देती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग दोनों का पाथ अलग अलग होता है। तो रिफ्लेक्शन में लाइट केवल अपना पाथ चेंज करती है लेकिन मीडियम चेंज नहीं करती। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट अपना पाथ भी चेंज करती है और मीडियम भी चेंज करती है। सो रिफ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, सो इट इज द phenomena of bending of light. It is the phenomena of bending of light when
it travels from when it travels from one medium to another medium, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वहां पे वो अपने पाथ से डेविएट होती है। रिफ्लेक्शन में भी पाथ से डेविएट होती है, लेकिन मीडियम चेंज नहीं करती। यहां मीडियम भी चेंज करेगी और पाथ भी चेंज करेगी। उसी फिनोमिना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे हम इसको शो करेंगे? देखिए, मान लो कि भाई यहां पे आपने एक वेसल ले रखा है और इसके अंदर आपने वाटर फिलअप कर रखा है, इसके अंदर वाटर है, तो ये हो गया है वाटर। और इस वाटर से ऊपर एयर है। तो यहां जो ये इंटरफेस है, मतलब दो मीडियम के बीच की जो फेस, वो इंटरफेस है एयर और वाटर की। यहां जो लेयर बन रही है सबसे टॉप मोस्ट पे, जहां पे वाटर खत्म हो रहा है ऊपर, वहां पे वाटर भी प्रेजेंट है और वाटर के ऊपर एयर भी प्रेजेंट है। तो लेयर बनेगी, ये एक इंटरफेस बन गई है, दो मीडियम के बीच की फेस, इंटरफेस। इस इंटरफेस से ऊपर तो है एयर और इस इंटरफेस से नीचे है वाटर। एयर को हम मीडियम नाम देते 1 और वाटर को हम मीडियम नाम देते 2। तो अब लाइट, मान लो कि यहां एक लाइट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और इस लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट रे आके यहां स्ट्राइक करेगी एट दिस इंटरफेस, इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, दिस इज द इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे जिस तरह से रिफ्लेक्शन में आप नॉर्मल ड्रॉ करते थे, इस इंटरफेस पे आप फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जब आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल आएगा कुछ इस तरह से, ये एक नॉर्मल हो गया है। यहां नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच ये नॉर्मल और ये आपकी इंसिडेंट रे। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना उसका नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डिनोट कराया हमने उसको आई से। एरो का विशेष ध्यान यहां भी रखना है, एरो आपको लगानी है, एरो ही डायरेक्शन बताएगी रे की। अब जैसे ही यहां इस इंटरफेस को क्रॉस करेगी तो लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, और सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो अपने पाथ से डेविएट होगी, मतलब बेंड भी होगी अपने पाथ से। ओरिजिनल डायरेक्शन थी लाइट की ये, ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अपने इस पाथ से ये डेविएट होती है। अब इस पाथ से डेविएट होने का मतलब ये यहां से इस तरफ भी जा सकती है और ये यहां से इस तरफ भी आ सकती है, दोनों तरफ आ सकती है। जैसे कंडीशन कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास ये पेन है, ऐसे डायरेक्शन थी लाइट की इस पेन के अलोंग। अब लाइट यहां से बेंड होगी तो इस तरफ भी बेंड हो सकती है और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से इस तरफ भी आ सकती है। तो यहां जो बेंडिंग होगी वो किस तरफ होगी वो हमें देखना है। वो बेंडिंग डिपेंड करेगी बच्चों कि लाइट किस तरह के मीडियम से किस तरह के मीडियम में जा रही है। यहां हम मीडियम को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे और वो दो टाइप्स होंगी मीडियम की, रेयरर और डेंसर। रेयरर और डेंसर नाम से ही क्लियर हो रहा है
जैसे मैं अब बात करूं कि आप एक तो कोई बड़े से शहर की बात करिए और एक आप छोटे से गांव की बात करिए। आप बताइए मुझे, शहर की बजाय गांव में ज्यादा भीड़ मिलेगी या शहर में भीड़ ज्यादा मिलेगी? आप पाएंगे कि लोग जो हैं वो ज्यादा भीड़ शहर में होती है, गांव में इतनी भीड़ नहीं होती। तो यहां गांव एक मीडियम नाम दे दीजिए, दूसरा मीडियम हमारा शहर है। जैसे एक मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम वाटर, वैसे ही एक मीडियम गांव हो गया, एक मीडियम शहर हो गया। दोनों मीडियम में से ज्यादा डेंसिटी पीपल डेंसिटी किसकी ज्यादा है, कहां ज्यादा है, लोग कहां ज्यादा है? शहर में ज्यादा है। तो जहां लोगों की संख्या ज्यादा, उसको हम नाम देंगे डेंसर मीडियम, और जहां लोगों की संख्या कम, उसको हम नाम देंगे रेरर मीडियम। तो गांव हमारा रेरर मीडियम बना और शहर हमारा डेंसर मीडियम बना। वैसे ही एयर और वाटर में से आप बताइए, एयर के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर होते हैं तो भीड़ ज्यादा नहीं होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं तो वहां वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो एयर को हमने नाम दिया रेरर और वाटर को हमने नाम दिया डेंसर। सो अब लाइट बेंड करेगी, किस तरफ करेगी वो डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस में आ रही है। यहां लाइट रेरर से डेंसर में आ रही है, तो अगर लाइट रेरर से डेंसर में आए तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर ये यहां से इस तरफ जाती तो नॉर्मल से दूर हो रही थी, अगर ये इस तरफ आ गई नॉर्मल की तरफ तो ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर यहां नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दोनों हमें मिल गई हैं, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बनेगा आर, और इसका हमने नाम दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहां लाइट बेंड हुई, किस तरफ बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ध्यान रखिए, व्हेन लाइट travels from rarer to denser, it will bend towards normal। जब भी रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। दूसरा केस यह है, अगर लाइट डेंसर से रेरर में जाए तो क्या होगा? रेरर से डेंसर में गई तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। मीडियम अपोजिट कर दिया, मतलब डेंसर टू रेरर कर दिया, तो ये कंडीशन भी अपोजिट, मतलब डेंसर टू रेरर जाएगी तो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां लिखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser to rarer, it will bend away from normal, it will bend away from normal, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अगर इस चीज को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कराएं तो क्या होगा? देखिए, मान लो कि यहां एक इंटरफेस है, मतलब दो मीडियम के बीच की फेस है। इस मीडियम से ऊपर इस इंटरफेस से, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब दो मीडियम के बीच की फेस, इसके ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, तो दो मीडियम के बीच की फेस हो गई है। यहां जो मीडियम है उस मीडियम का नाम 1 और इस मीडियम का नाम दे दो 2।
अब ऊपर मीडियम था क्या? ऊपर मीडियम मान लो वाटर है और नीचे मीडियम मान लो एयर है। सो अब की बार लाइट का जो सोर्स है वो वाटर में रखा है, मतलब लाइट जो है वो आएगी डेंसर मीडियम में से चल के। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर और एयर में से कौन ज्यादा डेंसर है, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो यहां पे जिसकी ज्यादा डेंसिटी उसके वो उतना ही ज्यादा डेंसर मीडियम, जिसकी कम डेंसिटी वो उतना ही कम डेंसर मीडियम, मतलब कम डेंसिटी वाला रेयर कहलाएगा, ज्यादा डेंसिटी वाला डेंसर कहलाएगा। सो ये इंसिडेंट रे हो गई है। इस इंसिडेंट रे के लिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यहां आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करा दिया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल बना आई। जब लाइट ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे में तो अपने पाथ से डेविएट होगी ऑब्वियसली, लेकिन किस तरफ बेंड होगी, किस तरफ डेविएट होगी, वो हमें देखना होगा। अब आपको पता है कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से जब रेयर जाएगी सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही तो हमने लिखा था, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दिस विल गो लाइक this, and this is the angle of refraction। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब डेंसर से रेयर गई तो आप देख लीजिए लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं हुई, नॉर्मल से दूर गई है, और यही चीजें हमने ऊपर लिखी थी। ये था आपका रिफ्रैक्शन, जिसमें आपने देखा कि लाइट अपना पाथ भी चेंज करती है और मीडियम भी चेंज करती है। किस तरह से पाथ चेंज करेगी वो डिपेंड करेगा मीडियम पे कि कहां से कहां आ रही है। ये कंडीशन है। अब यहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अब जिस तरह से आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरह से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ जो आपने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था वो पहला लॉज है कि भाई कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। वहां भी आपने ऐसा ही ला पढ़ा था, बस फर्क इतना था कि वहां आपने कहा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करेंगे। हियर वी say that incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. So here incident ray, refracted ray and normal all lie in same plane। वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब या तो एक्स वाई, जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे एक्स और वाई में, तो एक प्लेन वो हो गया, वाई जेड दूसरा प्लेन, जेड एक्स तीसरा प्लेन। सो ये सब चीजें एक्स वाई में ही लाई करेंगी। अगर हम इस बोर्ड को ये कहें कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया है और ये वाली जो लेंथ है इसकी ये वाई एक्सिस हो गई है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। हम सब चीजें एक्स वाई प्लेन में लिख रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड भी हमने एक्स वाई में ही दिखाई, जेड में तो हमने कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि जेड कुछ इस तरह से होता बाहर की तरफ, लेकिन यहां तो हमने सिर्फ एक्स वाई में दिखाया है, 2D में दिखाया है, और वो 2D प्लेन कौन सी है? एक्स वाई प्लेन। तो सब चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी
और यही चीज हमने लिखी है। दूसरा आता है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में एक रिलेशन निकाली थी, और वहां आपने कहा था कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या यहां भी हमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड एंगल में कोई रिलेशन नहीं निकालनी चाहिए? वही रिलेशन हम यहां निकालेंगे कि ये रिलेशन क्या आएगी। यहां पे जो रिलेशन आएगी वो रिलेशन आएगी साइन आई, जो आपने मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे। सो साइन आई, साइन इज द फंक्शन एंड आई इज द एंगल, और ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये रिलेशन है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल में। वहां सिंपली हमने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहां बराबर भी थे। यहां आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल बराबर नहीं, ये तो छोटा एंगल है और ये बड़ा। यहां पे ये बड़ा एंगल था और ये बिल्कुल छोटा सा, तो यहां इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशन तो हमें निकालनी पड़ेगी। वो रिलेशन कहां से आई है? वो रिलेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहां कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी n2 अपॉन n1। भाई कांस्टेंट को कुछ तो वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट हमने लिखा n2 अपॉन n1। कहने का मतलब यहां पे हमारे पास आ गया है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। This is the relation between angle of incidence and angle of refraction, and this relation is known as Snell's law। स्नेल एक आदमी का नाम है जिसने इसको ऑब्जर्व किया था, जिन्होंने इस रिलेशन को दिया था, इसीलिए हमने इस लॉ का नाम रखा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ है हमारे पास n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये n1 n2 क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ बिकॉज दिस इज गिवन बाय विलेब्रोड, इसका कंप्लीट नाम है विलेब्रोड स्नेल, इन 1821। ये कहां से आया? ये इनसे पहले एक और फिजिसिस्ट थे जो इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे थे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट होगी। तो यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगी, वो उस रिलेशन को ही देखना चाहते थे, और उनका नाम था क्लैडियस प्टोलेमी। रिफ्रैक्शन में इन 140 AD इन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या किया कि वाटर एक मीडियम लिया और दूसरा लिया एयर। उन्होंने एयर से लाइट इंसिडेंट कराई और वाटर में भेजी, और अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भेजी। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, थोड़ा और इधर लाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा। तो वहां उन्होंने अलग अलग एंगल्स पे लाइट इंसिडेंट कराई, और अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया। तो वहां उन्होंने बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाले और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखे, और वहां एक टेबल बना दी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच। उसी टेबल को देखते हुए बाद में विलेब्रोड स्नेल ने एक रिलेशन दी
उस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, और वही रिलेशन कहलाई आपकी स्नेल्स लॉ। ये इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी थी। सो अब यहां पे ये जो क्वांटिटी आपने देखी N1 और N2, ये क्या है? ये हमारे पास है एक नई क्वांटिटी आप पढ़ेंगे अभी, और वो क्या है? हेयर N1 represents refractive index of first medium, and N2 represent रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये जो N है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। अगर N1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, N2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब नाम तो इसका ठीक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 फर्स्ट मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है सेकंड मीडियम का, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये क्या चीज है, इसके बारे में आप देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पे हमने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से डिनोट किया है। सो इसको हम लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई N, इट इज डिनोटेड बाई N। कई जगह इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, बाई N और म्यू, लेकिन आपके यहां हम इसको N से ही डिनोट करेंगे, इस सिंबल से डिनोट नहीं करेंगे। सो ये तो हो गई इसकी सिंबल। अब फिर बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? जैसे अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो आएगा N1 फर्स्ट मीडियम का। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन से मीडियम में? फर्स्ट मीडियम में। इन मीडियम फर्स्ट मीडियम में इसकी स्पीड इतनी है। सो अब यहां पे N1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब तक सबसे तेज चीज लाइट चलती है, और कहां चलती है? वैक्यूम में चलती है। और उस क्वांटिटी को, उस स्पीड को हम नाम देते हैं C। अगर आपको C दिखा मिल जाए और आपसे कहा जाए कि C डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, तो यह पूछने की जरूरत नहीं कि कहां पे, ये ऑब्वियसली है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तब हम उसको C से डिनोट कराएंगे। सो C अपॉन मीडियम में कितनी होगी उसका नाम दे दो V1। और इस C की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है इसकी। ये तो N1 हो गया फर्स्ट मीडियम का। N2 कितना आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम 2। अब यहां पे वैक्यूम तो सेम रहेगा, वैक्यूम में स्पीड सेम रहेगी, तो यहां भी स्पीड वैक्यूम में c अपॉन मीडियम 2 में कितनी होगी, उसका नाम दे दो v2। सो n2 इक्वल्स टू c अपॉन v2। अब यहां पे जो लाइट ट्रेवल करती है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड में करती है। हम इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो वो कितना आएगा। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का निकालें एक साथ, क्या मैं इसको ये नहीं कर सकता n2 अपॉन n1, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिवाइड करा दिया n2 अपॉन n1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो बनेगा n2 की वैल्यू है c अपॉन v2, n1 की वैल्यू है c अपॉन v1, c से c कैंसिल आउट, v1 अपॉन v2। कहने का मतलब n2 अपॉन n1 v1 अपॉन v2, और ये बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n21। सो n21 भी बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जो पहले आएगा उसको पहले ही बोलेंगे, तो बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो ये बोला जाएगा, और यहां पे इसकी वैल्यू है v1 अपॉन v2। अगर ऐसे दे रखा है और आपको ऐसे लिखना है रेशियो की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, पहले आएगा 2, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अब सीधी सी बात है, न्यूमरेटर में तो n2 आ गया, खाली डिनोमिनेटर बचा, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा n1। सो ये n2 अपॉन n1, ये आपके पास एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर दो मीडियम की बात करें कि जैसे यहां डेंसर, यहां मीडियम 1 था, यहां मीडियम 2 था, इन दोनों मीडियम्स की वेलोसिटी को हम निकालें तो वहां कितनी आएगी, ये फर्स्ट मीडियम की, ये सेकंड मीडियम की, किसके बराबर आई, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, या यहां देख लीजिए, रेशियो स्पीड का ही रहेगा। मतलब न्यूमरेटर में भी स्पीड और डिनोमिनेटर में भी स्पीड। यहां जो स्पीड की यूनिट होगी नीचे भी स्पीड की यूनिट वही होगी, तो दोनों की यूनिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, हम इसको किसी में मेजर नहीं करते हैं, ना किलोग्राम में, ना मीटर में, ना सेंटीमीटर में, कोई यूनिट नहीं है इसकी। सो इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी थी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अभी आपने ये निकाल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर आपसे ये पूछ ले कि फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कितना आएगा, आप देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। भाई जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 था तो हमारे पास आया था V1 अपॉन V2। यहां आपने लिखा N1 अपॉन N2, मतलब N1 को ऊपर ले गए, N2 को नीचे। तो ये भी चीज रिवर्स होगी कि नहीं? तो रिवर्स होगी तो आप लिखेंगे V2 अपॉन V1। क्या यहां पे मैं इसको ये लिख दूं N12, ये तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख लीजिए कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास आएगा N12 इंटू N21 इक्वल्स टू, N12 की वैल्यू है V2 अपॉन V1 इंटू N21 की वैल्यू है N2 अपॉन N1, सॉरी N21 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो ये आएगा V1 अपॉन V2। V1 से V1 कैंसिल आउट, V2 से V2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1। कहने का मतलब N12 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे, N21। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की वैल्यू है 3/2, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आपके पास वैल्यू आई 3/2। अब मैं पूछता हूं फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या वैल्यू आएगी? आपको ये वैल्यू बतानी है। आपने ये देख लिया है दोनों एक दूसरे से इनवर्सली हैं, तो यहां पे आपके पास देखिए N12 की वैल्यू है यहां पे 3/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन N21। N21 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ लेके जाइए, N21, ये तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, यहां 2 जाएगा न्यूमरेटर में और 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या दोनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं आए? N12 की वैल्यू 3/2, N2 की वैल्यू 2/3। सो इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अब इसी N2 अपॉन N1 की वैल्यू यहां पे आप देखिए निकाली है आपने V1 अपॉन V2। N2 अपॉन N1 की वैल्यू आपने निकाल दी V1 अपॉन V2। सिमिलरली आपने N2 अपॉन N1 की वैल्यू निकाली है साइन I अपॉन साइन R, जिसे हम स्नेल्स लॉ का नाम देते हैं। क्या इन दोनों को हम इक्वेट नहीं करा सकते, इसको और इसको? जब इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, और साथ में अगर तीनों को रिलेट कराओ तो N2 अपॉन N1 साइन I अपॉन साइन R के, दूसरा N2 अपॉन N1 किसके बराबर? V1 अपॉन V2 के। तो ये भी लिख सकते हो, ये हमारे पास आ गया है, ये भी स्नेल्स लॉ ही है। अब यहां से आप ये देखिए कि लाइट जो है वो बैंड क्यों हो रही है। ठीक है, मीडियम चेंज किया, लेकिन मीडियम चेंज करने से बैंड हुई, ऐसा क्या हुआ भाई? तो वो आप देखिए किस कारण से होगा। आप ध्यान रखिए कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ये हमारे पास आ गया है। अब V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन
one medium and v2 is the speed of light in second medium. So v1 फर्स्ट मीडियम था हमारा वाटर, इसमें स्पीड v1, सेकेंड मीडियम था एयर, इसमें स्पीड v2। आप मुझे बताइए किस में स्पीड ज्यादा होगी, v1 में v1 स्पीड ज्यादा होगी या v2? भाई जहां खाली जगह मिलेगी, जहां रेयरर होगा मीडियम, वहां स्पीड ज्यादा, या जहां भीड़ भाड़ है, जहां डेंसर मीडियम है, उसमें स्पीड ज्यादा? आप देखिए, आप अपनी बाइक से या साइकिल से घर से चलते हैं, जहां भीड़ होती है वहां साइकिल या गाड़ी की स्पीड कम, और जहां भीड़ नहीं होती है, जहां कम लोग होते हैं, वहां स्पीड ज्यादा। सेम चीज लाइट के लिए है, जहां कम डेंसिटी, जहां पार्टिकल मॉलिक्यूल्स कम, वहां लाइट की स्पीड ज्यादा, और जहां पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा, वहां लाइट की स्पीड कम। देखिए इसमें पार्टिकल कम है तभी तो रेयरर कहलाया, तो इसमें स्पीड थी v2, और इसमें डेंसर है, इसमें पार्टिकल ज्यादा, इसमें स्पीड v1। तो रेयरर में स्पीड ज्यादा मिलेगी और डेंसर में स्पीड कम मिलेगी, ये आप नोट कर लीजिए। अब यहां से आप देखते हैं कि भाई v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 ज्यादा है, यहां साइन i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2। सो जहां पे v2 ज्यादा, इसका मतलब इनवर्सली है, तो ये ज्यादा, तो ये बनेगा कम। यहां आप देखिए v1 कम, तो साइन r इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये बनेगा ज्यादा। या सिंपली आप ये देखिए कि साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल है फर्स्ट मीडियम में, ये एंगल है सेकेंड मीडियम में। तो फर्स्ट मीडियम की स्पीड v1 और इसकी वैल्यू है कम, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये वैल्यू कम, तो ये भी वैल्यू कम। v2 इज द स्पीड इन सेकेंड मीडियम, ये v2 ज्यादा है, तो साइन r भी ज्यादा होगा। आप देख लीजिए, जहां स्पीड ज्यादा है वहां ये एंगल भी ज्यादा है, इतना एंगल है, जहां स्पीड कम थी वहां थोड़ा सा एंगल है, छोटा एंगल है। तो यही तो चीज हमने बताई, जहां स्पीड ज्यादा वहां एंगल भी ज्यादा, जहां स्पीड कम वहां एंगल भी कम। इसका मतलब ये जो एंगल कम ज्यादा हो रहे हैं, ये कम ज्यादा एंगल लाइट की स्पीड के कारण हो रहे हैं, और एंगल कम ज्यादा हुए तो जो डेविएशन है वो भी चेंज होगा, कि कब रेयरर में कब जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और कब जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो यहां पे ये जो एंगल कम ज्यादा हो रहे हैं, ये लाइट की स्पीड के कारण हो रहे हैं। तो ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, इसका कारण है स्पीड ऑफ लाइट। यहां जो लाइट की स्पीड जो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, यही कारण है कि यहां पे लाइट बेंड करती है। सो इसका रीजन है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग of light is due to different speed of light in different medium। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, और इसी स्पीड के कारण यहां पे लाइट बेंड होती है कि कहां नॉर्मल से दूर जाएगी, कहां नॉर्मल के नजदीक आएगी। यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन
के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे, और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है, जो इसको डिनोट करते हैं, जो बोलने का तरीका है वो क्या है, वो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी से इसके बारे में और बातें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।